हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की एबीएम मेंटोर। तो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एबीएम से ही, और यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस, राइट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, फ्रॉम दी डेल्टन थॉमसन प्राइज के चारों करियर रोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डेल्टन थॉमसन प्राइज जो डीटीपी है, राइट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। इन्होंने देखिए चार रोल बताया है, एक है मेंटोर, एक है कॉलीग, एक है स्पॉन्सर और एक है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब क्या होता है? अप्रेंटाइज का मतलब होता है जब आप एकदम फ्रेशर होते हैं, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आप बहुत ज्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, आपके ऊपर आपके पास कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं रहता, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर, राइट, वहां पर आप दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड क्या आता है इसमें? कॉलीग। कॉलीग मतलब अराउंड 1+ ईयर, जहां पर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, पर उतना भी नहीं होता कि आप दूसरों को गाइड कर पाए, केवल उतना एक्सपीरियंस गेन होता है कि आपको उतना ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती जितनी आपको अप्रेंटाइज में पड़ती है। अप्रेंटाइज इज लाइक अ ट्रेनी, ठीक है ना, ये एक तरीके से ट्रेनी होते हैं, और इन्हें जो है बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत होती है दूसरों से। कॉलीग क्या है यहाँ पे? कॉलीग है यहाँ पे 1+ ईयर जिनका एक्सपीरियंस होता है, राइट, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है, और ये नॉर्मली ज्यादातर क्या होते हैं, ये ज्यादातर थोड़ा कम डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर। तीसरी स्टेज क्या है? मेंटोर। मेंटोर मतलब एटलीस्ट 5+, जहां पर आपको सारा काम आता है, इनफैक्ट आप अब यहाँ पर दूसरों को गाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड रोल। स्पॉन्सर क्या होता है? आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है एंड यू आर दी पार्ट ऑफ दी टॉप मैनेजमेंट नाउ, अब आप टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्रेंटाइज है, कॉलीग है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ACMS, अप्रेंटाइज, कॉलीग, मेंटोर एंड स्पॉन्सर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, अप्रेंटाइज पर आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो एकदम नील होता है, मतलब 0 to 1 होता है, तो आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जबकि कॉलिंग स्टेज पे आप उतना डिपेंडेंट नहीं होते, आपको काम आ चुका होता है। फिर आती है आपकी मेंटोर स्टेज, जहां पर आप दूसरों को गाइड करते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। और स्पॉन्सर का मतलब होता है जहां पर आपके पास राइट, आप अब टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं एंड यू आर मेकिंग दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर नाउ, ठीक है, जहां पर आप एक्चुअली दूसरे लोगों को गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस पूछा जा रहा है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, कई बार आता है कि इनका सीक्वेंस बताइए, राइट सीक्वेंस, ठीक है, करियर रोल जो डीटीपी ने दिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है केस स्टडी टाइप का, कि आपको एक पर्सन दिया जाएगा, वो अभी दूसरों को गाइड कर रहे हैं, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है इनटू दिस फील्ड एंड ही इज गाइडिंग टू दी अदर, तो वो अभी कौन से रोल में है। तो इस तरीके से आपको एक सिचुएशन दी जाएगी जिसमें आपको पहचानना होगा कि वो मेंटोर है, कॉलीग है, स्पॉन्सर या अप्रेंटाइज है। नॉर्मली इसी दो तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, पर आपको चारों का मतलब भी पता होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी एक नंबर की केस स्टडी केवल छोटा सा बिल्कुल पैरा टाइप का आएगा, कि अगर ये पर्सन, इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है और इन्हें अब उतना ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, अपना काम खुद कर सकते हैं, मतलब वो कॉलीग स्टेज पे है, ठीक है। तो आपको चारों का जो है रोल एंड मतलब जो है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जा रहा है ACMS, मतलब यहाँ पे आंसर है आपका 2, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिसमैच, इस तरीके का क्वेश्चन इस बार आया भी था। करियर कॉन्सेप्ट जो दिए है माइकल ड्राइवर ने दिए हैं, और इसमें से कौन सा आपका मिसमैच है, ठीक है। लीनियर करियर कॉन्सेप्ट देखिए, 4 टोटल होते हैं आपके करियर कॉन्सेप्ट। पहला इसमें लीनियर करियर कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखिए लीनियर करियर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लीनियर करियर कॉन्सेप्ट में आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम डोमेन में अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते जाते हैं हायरार्की में। जैसे आपने पहले स्केल 1 पे ज्वाइन किया, फिर आप स्केल 2 पे प्रमोट हो गए, फिर आप स्केल 3 पे प्रमोट हो गए, फिर आप स्केल 4 पे, 5 पे एंड सो ऑन।
विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड सेम हायरार्की पे, राइट। मोस्ट कॉमन वाला ये एकदम करियर रोल है जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आप बैंक में भी हैं तो आप भी यही करेंगे, ज्यादातर लोग यही करते हैं, एक सेम ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें स्टडी स्टेट करियर। इसमें क्या होता है स्टडी में कि आपके पास स्किल्स तो हैं बट आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है, राइट। ट्रांजिटरी में क्या होता है, आप एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड जो है ये गलत है, मुझे यहाँ पे मिसमैच निकालना है, मतलब जो गलत है, और यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था विदाउट, राइट, मैंने यहाँ गलत लिखा है विद। ट्रांजिटरी में क्या होता है, ट्रांजिटरी में आप एक जॉब में ज्वाइन करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरे से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट इस तरीके से, ठीक है, फिर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1-2 साल काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ट्रांजिटरी करियर पैटर्न विदाउट एक्वायरिंग एनी एक्सीलेंस। जबकि स्पाइरल में क्या होता है, आप नई जॉब में काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, यू परफॉर्म वेल, मूव अप इन दी स्टेटस, देन मूव टू दी अनदर काइंड ऑफ जॉब, राइट। आप क्या करते हैं इसमें कि एक ही जॉब में आप हायरार्की में क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अच्छे से, एक आध प्रमोशन भी ले लेते हैं, फिर मे बी किसी कारणवश आपको जॉब जो है वो छोड़नी पड़ जाती है, फिर आप दूसरी जॉब में ज्वाइन करते हैं, देन अगेन यू वर्क हार्ड, परफॉर्म वेल एंड मूव अप इन दी स्टेट। ये इस तरीके से जाता है आपका, कुछ कुछ इस तरीके से, राइट। फिर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर अगेन यू आर गोइंग अप, राइट। और लीनियर में क्या होता है, लीनियर में आप एक ही हायरार्की में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे बैंक में आपने ज्वाइन किया स्केल 1 ऑफिसर, फिर आपने प्रमोशन ले लिया स्केल 2 पे, फिर आपने प्रमोशन लिया स्केल 3 पे, देन स्केल 4 पे एंड सो ऑन, राइट। स्टीडी में क्या होता है, स्टीडी स्टेट करियर में आप हायर स्किल तो एक्वायर करते हैं, राइट, पर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, बट आपके करियर में स्टैग्नेशन आ जाता है, आप प्रमोशन या तो लेते नहीं है या फिर आपको मिलता नहीं, ठीक है। जैसे आप स्केल 1 पे काम कर रहे हैं, आपने स्केल 2 तक प्रमोशन लिया, फिर आपने प्रमोशन नहीं लिया, फिर आप वहीं पे आप स्टैग्नेंट हो गए, क्योंकि मे भी किसी भी रीजन की वजह से, फैमिली और ट्रांसफर कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट करियर। ट्रांजिटरी में आप टाइम पास करते हैं, आप 2 साल आपने काम किया, देन जीरो पे आपने शुरू किया, फिर आपने 1-2 साल काम किया, फिर अगेन जीरो पे आ गए विदाउट एक्वायरिंग एनी एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो है सी है इसका आंसर वैसे, क्योंकि हमें गलत निकालना था, वहां पे गलत मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने विदाउट नहीं लिखा, मैंने एक्चुअली वहां पे विद लिख दिया है। तो ये जो करियर पैटर्न है ये दिया है माइकल ड्राइवर ने, और ये करियर पैटर्न आपके आते जरूर है, राइट। इनसे क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। तो लीनियर करियर कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, लीनियर करियर कॉन्सेप्ट होता है जहां पर आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड मूवमेंट में आगे बढ़ते हैं। स्टडी में आपके अंदर एक प्लेट्यू या स्टडी आ जाता है, ये एक्सपर्ट करियर पैटर्न का ही एक टाइप है, स्टडी एंड प्लेट्यू। स्टडी में क्या होता है, आप खुद आगे नहीं बढ़ते, प्लेट्यू में क्या होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ाता। ट्रांजिटरी में आप आगे बढ़ते हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से, राइट। और जबकि स्पाइरल में क्या होता है, स्पाइरल में आप आगे बढ़ते हैं, आप परफॉर्म करते हैं अच्छे से, रैंक हासिल करते हैं, बट किसी रीजन की वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, देन अगेन यू जीरो, जीरो तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है, फिर अगेन ऊपर। तो ट्रांजिटरी और इसमें यही बहुत बड़ा फर्क है, राइट। अगला देखते हैं, which of the following aspect of career planning include the attitudinal characteristic that guide people throughout their career। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर बात हो रही है कि एक ऐसा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपका टैलेंट क्या है, ठीक है। ये आपको एक्चुअली बताता है कि आपका टैलेंट क्या है, व्हाट इज योर टैलेंट, इंडिविजुअल्स टैलेंट बताता है। जैसे आपका टैलेंट हो सकता है सिंगिंग हो, आपका टैलेंट हो सकता है घर सजाना हो, आपका टैलेंट हो सकता है कि राइटिंग हो, पोयम राइटिंग हो, राइट, खाना बनाना हो। तो डेफिनेटली आपका जो करियर एंकर होता है, अगर आप उसी क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब जिसमें आपकी रुचि है, अगर आप उसी क्षेत्र में काम करते हैं तो डेफिनेटली आप आगे अच्छा बढ़ पाते हैं।
राइट। तो यहाँ पे टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, मैनेजरल कॉम्पिटेंस है, सिक्योरिटी है, क्रिएटिविटी है एंड ऑटोनॉमी है। टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? अ फील्ड इन विच यू आर फॉल इन लव विद, ठीक है, आप जिस टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं। मैनेजरल का मतलब होता है कि आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट, आप प्रमोशन लेना, आप लोगों को मैनेज करना पसंद करते हैं। तीसरा है यहाँ पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, सिक्योरिटी का मतलब होता है जहां पर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करना अच्छा लगता है, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर, सिंगिंग, म्यूजिक कंपोजर, राइट, ये सब क्रिएटिविटी है। ऑटोनॉमी मतलब जहां पर आपको एज अ फ्रीलांसर काम करना पसंद होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को पसंद नहीं करते। तो ये टोटल 5 करियर एंकर है जो दिए हैं एडगर सीचिन, ठीक है ना। एडगर सीचिन ने दिए हैं ये 5 करियर एंकर। तो यहाँ पे आंसर आपका करियर एंकर ही है। पर करियर एंकर का मतलब क्या होता है? दिस इज योर टैलेंट। तो डेफिनेटली अगर जो आपकी आदतें होती हैं, जो आपकी एटीट्यूडनल कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर आप उसी में काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, a person who believe that his or her achievement are determined by fate would be described as having the locus of control। जो है ये आपके दो टाइप के होते हैं, राइट, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, राइट। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है इंटरनल, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल, सी है इंटरपर्सनल और डी है इंटरप्टेड। तो ऑफकोर्स सी और डी तो इसके आंसर वैसे भी नहीं है, राइट। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है, कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। पर अगर आपकी लाइफ में आप जिम्मेदार मानते हैं कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो बाहरी चीजों की वजह से हो रहा है, मेरी डेस्टिनी की वजह से हो रहा है, मेरे लक की वजह से हो रहा है, ठीक है, मेरे फेट की वजह से हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। अ पर्सन हु बिलीव दैट हिज और हर अचीवमेंट आर डिटरमाइंड बाय द फेट वुड बी डिस्क्राइब्ड इज हैविंग, मतलब वो पर्सन जिसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब फेट की वजह से हुआ है। यहाँ पे मैं और भी वर्ड यूज कर सकती थी। फेट मतलब आपकी डेस्टिनी, ठीक है, मतलब भगवान की मर्जी, हम बोलते हैं ना भगवान की मर्जी है जो कुछ भी हो रहा है, राइट, इट इज डेस्टिनेटेड टू हैपन, राइट, कि होके ही रहेगा, जिसे कोई नहीं टाल सकता है, भगवान की मर्जी हम बोलते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर ये होता है आपका दैट इज दैट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखती कि एक पर्सन हु बिलीव दैट हिज और हर अचीवमेंट, राइट, दैट इज डिटरमाइंड बाय दैम ओनली, ठीक है ना, जो अगर जो कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में वो मेरी वजह से हो रहा है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे मेरा आंसर होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। पर मैं क्या पूछ रही हूँ यहाँ पे कि जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? फेट की वजह से हो रहा है, लक की वजह से, डेस्टिनी की वजह से, राइट। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट पावर बेसिस। इस तरीके का भी क्वेश्चन अभी आया था इस बार। कोअर्सिव पावर, देखिए फ्रेंच एंड रेवन ने टोटल 5 पावर दी। पहली पावर क्या है आपकी? रिवॉर्ड पावर, ठीक है। दूसरी पावर जो है वो है आपकी कोअर्सिव पावर। तीसरी पावर जो है वो है आपकी एक्सपर्ट पावर। चौथी पावर जो है आपकी वो है रेफरेंट पावर, ठीक है। और एक्सपर्ट हो गई, रिवॉर्ड हो गई, एक इसमें लेजिटिमेट। इसके अलावा 2 पावर और है, रिफ्लेक्टेड पावर एंड इमोशनल पावर, ठीक है। अब मैं इसमें सबका मतलब आपको बताऊंगी। पहली पावर कौन सी है इसमें? आपकी कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर क्या होता है? पहली चीज, पावर का मतलब क्या है? किसी से वो काम कराना जो आप कराना चाहते हैं और वो नहीं कराना जो आप नहीं कराना चाहते। तो कोअर्सिव का मतलब क्या होता है कि लोग आपका काम तो कर रहे हैं पर आप उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, इसकी वजह से वो आपका काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट पावर का मतलब क्या होता है कि लोग आपका काम कर रहे हैं क्योंकि आपके पास नॉलेज है, लोग आपकी सुन रहे हैं,
आप जो भी बोलते हैं लोग आपकी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपके पास पावर है एक्सपर्टीज की। जैसे मेरे पास अगर मुझे क्रेडिट में 25 साल का एक्सपीरियंस है, राइट, तो हर कोई मुझे आके पूछेगा कि क्रेडिट में अगर कुछ भी प्रपोजल या कहीं भी कोई दिक्कत आती है, एवरीवन विल आस्क मी, राइट, क्योंकि मेरे पास एक्सपर्टीज है उस फील्ड की। रेफरेंट पावर का मतलब क्या होता है? रेफरेंट पावर का मतलब होता है, एक है रिफ्लेक्टेड और एक है रेफरेंट। रेफरेंट पावर का मतलब होता है कि जिसमें आपको जो पावर होती है वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होती है। मतलब हर कोई आपको फॉलो करता है, आप में इतने गुण होते हैं आपके अंदर कि आपके जो बिलीवर होते हैं वो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला, ठीक है, इस तरीके के लोगों के पास रेफरेंट पावर बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक। रिफ्लेक्टेड पावर क्या होती है? रिफ्लेक्टेड पावर मतलब किसी का रिफ्लेक्शन पड़ना आपके ऊपर। दैट मीन्स ये पावर आपके पास आती है जब आप किसी पावरफुल सोर्स के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हो सकता है कि आप सीएमडी के, बैंक के सीएमडी के सेक्रेटरी है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत पावर है। आप अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल साथ में रहते हैं, सेक्रेटरी है सपोज, राइट, पीए है उनके, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत पावर है। तो यहाँ पर, और इसके अलावा एक इमोशनल पावर और होती है जिसके ऊपर इस बार क्वेश्चन भी आया था, जहां पर हम बियॉन्ड ड्यूटी काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है, बियॉन्ड ड्यूटी एंड बियॉन्ड वर्किंग आवर्स ऑल्सो। सो दैट इज वी कॉल्ड इट एज अ इमोशनल पावर, राइट। इसके अलावा एक लेजिटिमेट पावर और है। लेजिटिमेट पावर में क्या होता है? लेजिटिमेट पावर में आपके पास वो पावर आती है बिकॉज ऑफ योर डेजिग्नेशन। अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपके पास ऑफ कोर्स काफी पावर होगी बिकॉज यू आर द प्राइम मिनिस्टर। तो जब तक आपके पास डेजिग्नेशन है, आपके पास पावर आपकी डेजिग्नेशन की वजह से रहती है, दैट इज अ लेजिटिमेट पावर। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट से मुक्त करने का, फ्री करने का जो पावर है वो हमारे देश में राष्ट्रपति के पास है, चाहे वो कोई भी हो। अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उसके पहले प्रतिभा पाटिल जी हैं, जो कोई भी हो चाहे, बट उनके पास वो पावर हमेशा रहेगी। तो जब द्रौपदी मुर्मू जी रिटायर हो जाएंगी तब उनके पास वो पावर नहीं होगी, बट उनकी जगह जो कोई भी आएगा उसके पास वो पावर होगी। मतलब वो जो पावर है वो पर्सन की पावर नहीं है, वो पावर है डेजिग्नेशन की पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है, कोर्सिव पावर के आगे लिखा है लीडर थ्रेटन पनिश डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय। एक्सपर्ट मतलब पावर गेन बाय द वर्च्यू ऑफ नॉलेज, दोनों सही है। रेफरेंट पावर गेन बाय द रिवॉर्ड, जो कि गलत है। रिफ्लेक्टेड पावर, यस, किसी पावरफुल रिसोर्सेज के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मिस मैच का या मिक्स एंड मैच का, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपके आया हुआ था, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर का जो क्वेश्चन है, राइट, वो आपका जरूर आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस इन दी स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, राइट। ग्रुप फॉर्मेशन की टोटल 5 स्टेजेस होती है। ये इलेक्टिव में भी, आपके एचआर इलेक्टिव में भी, FSN एंड PA, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, राइट। फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जब आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, आप एक ग्रुप बनाते हैं। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉर्मिंग का मतलब होता है यहाँ पे जब एक्चुअली ग्रुप के बीच में लड़ाई झगड़े होना शुरू होते हैं। क्या होता है ना, सबसे पहले ग्रुप जो है वो मिलता है एक दूसरे से, है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, बनती नहीं है आपस में, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। स्टॉर्मिंग में क्या होते हैं एक्चुअली, कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस, राइट, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अब आप एक दूसरे के जब साथ में रहते हो तो आपस में आपको एक दूसरे की आदत लग जाती है, ठीक है। फिर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हो, राइट। FSN यहाँ तक आ गया। एंड देन यहाँ पे है, आपकी बुक के हिसाब से मैं बता रही हूँ, FSN CP है वैसे, और HR इलेक्टिव में ये ग्रुप स्टेजेस है FSN PA। तो यहाँ पे इसके बाद आता है कंफर्मिंग, फिर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड देन यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, राइट।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है दैट इज फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब थर्ड वाला, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, कंफर्मिंग, FSN CP। तो ABM की बुक में जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये FSN CP लिखा हुआ है, पर जब आप HR इलेक्टिव की बुक में पढ़ेंगे या इवन किसी भी बुक में तो वहां पे FSN PA। वैसे नॉर्मली HR की ज्यादातर बुक में FSN PA ही लिखा हुआ है, पर आपकी जो बुक है ABM की वहां पर FSN CP है, पर HR इलेक्टिव में ये FSN PA है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एडजर्निंग को एक जगह बाद में डाल दिया है और कंफर्मिंग को पहले डाल दिया है, पर अगर आप ABM में पढ़ रहे हैं तो इट इज FSN CP इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो यहाँ पे पहली बार सेशन को देख रहे हैं, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सुप्रभा, आप लोगों की ABM मेंटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि CIB की रजिस्ट्रेशन डेट आज आ चुकी है और रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं 7 मई से, 7 मई से। पहला एग्जाम है आपका जुलाई में, 7 जुलाई को है आपका पहला एग्जाम ABM का। फिर BFM का एग्जाम है 13 को, 14 को ABFM है और फिर BRBL है। देन फुल जुलाई मतलब आपका बिजी रहने वाला है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर अभी आपके पास ऑलरेडी लगभग आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का टाइम अभी बचा हुआ है, राइट। तो 4 महीने में आपको अपनी CIB की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली 4 मंथ का टाइम है और पेपर जो है वो टोटल 5 पेपर है प्लस एक इलेक्टिव भी है, 4 पेपर प्लस इलेक्टिव। तो टोटल आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, केवल 5 आपके एग्जाम है और केवल आपके पास अभी 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है ना। तो सोचिए 4 महीने में आपको 5 पेपर की तैयारी करनी है। ABM, BFM और BRBL के साथ में 13 फरवरी को नया बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था, जीत बैच, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में विक्ट्री बैच था, राइट। तो जितने भी एस्पायरेंट है जल्दी से बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ABM के मॉड्यूल D जो है वो मैंने 13 फरवरी को स्टार्ट किया था और इस मॉड्यूल D में पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, कल मैंने क्लास में आपको पेड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कराए थे, वहीं से मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है DTA एंड DTL का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग DTL का जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ दी फॉलोइंग। अब देखिए DTL कहाँ पे मेंशन है, ये आपका मेंशन है यहाँ पे, राइट, AS22 में, राइट। AS22 जो है वो DTL से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी DTA, दैट इज डिफर्ड टैक्स असेट। डिफर्ड टैक्स असेट कब होता है, जब आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से, और DTL कब होता है, जब आपकी अकाउंटिंग इनकम कम होती है टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। तो ये वाला जो सिनेरियो है ये है आपका DTL का और ये जो है आपका ये है DTA का। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, DTA ऑलवेज रिप्रेजेंट फ्यूचर टैक्स बेनिफिट दैट कैन बी रियलाइज्ड विद सर्टेनिटी, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पे, DTL अराइजेस व्हेन टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, और सी है यहाँ पे, द DTA आर रिकॉर्डेड व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफरेंस रिजल्टिंग इन द हायर टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर पीरियड। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। DTL आर नॉट कंसिडर्ड इन कंपाइलिंग अ कंपनी नेट इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शन, राइट, करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या है, DTA ऑलवेज रिप्रेजेंट फ्यूचर टैक्स बेनिफिट दैट कैन बी रियलाइज्ड विद सर्टेनिटी। DTL कब होती है आपकी, जब आपकी टैक्सेबल इनकम इन फ्यूचर पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, ठीक है, जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए DTA एंड DTL दोनों में क्या फर्क है, DTA आपका तब होता है, यहाँ पे देखिए AS22 क्या कहता है, AS22 ये कहता है कि जो भी सिनेरियो हो, चाहे DTA का हो चाहे DTL का हो, दोनों ही सिनेरियो में आपको यहाँ पे रखना जरूरी है, ठीक है ना। जो भी सिनेरियो आपको नोट्स टू अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में आपको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में उसे आपको शो करना ही करना है, राइट।
तो यहाँ पे डीटीए और डीटीएल में देखिए क्या है, डीटीए आपका ये कहता है यहाँ पे कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, मतलब आपने ऑलरेडी एडवांस में टैक्स दिया है, टैक्स उतना है ही नहीं, और यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो ये डीटीएल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। डीटीएल तब होता है जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यहाँ पे, राइट, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AS5 टोटल हमें 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कवर करने हैं, मतलब यहाँ पे आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर नहीं करने, केवल आपको यहाँ पे कवर करने हैं 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक ABM के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं आए, ठीक है, बट मे बी फ्यूचर में शायद आ सकते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर में जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप देख चुके हैं डीटीएन डीटीएल का। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये है आपका AS5, राइट, AS9, AS15, ये मैंने पेड क्लास में काफी डिटेलिंग में भी कराए हुए हैं, राइट। AS5 आपका किस बारे में है, AS5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो ये कहता है कि जो भी आपके प्रायर पीरियड आइटम है जिन्हें आप डिस्क्लोज नहीं कर पाए हैं, उन्हें आप इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नोट्स टू अकाउंट में शो कर सकते हैं इन दी बैलेंस शीट। प्रायर पीरियड आइटम मतलब जो भी आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से जो जनरेट हुए हैं, ठीक है, और जिन्हें आप भूल गए एक्चुअली इंक्लूड करना, तो यू कैन इंक्लूड इन दी करंट ईयर नोट्स टू अकाउंट। AS9 क्या कहता है आपका, यहाँ पे AS9 कहता है कि केवल 3 कैटेगरी के जो रेवेन्यू है वो दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेवेन्यू एंड दैट ओनली कैन बी शो इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन से, नॉर्मली सेल्स ऑफ द गुड वाले, ठीक है, देन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वाले, ठीक है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एंड देन थर्ड वन है आपका जो आपको डिविडेंड से मिलता है, जो आपको रॉयल्टी से मिलता है, और जो आपको इंटरेस्ट से मिलता है। तो केवल ये 3 रेवेन्यू की कैटेगरी जो है दैट ओनली यू हैव टू रिकॉग्नाइज, अदरवाइज इसके अलावा बाकी के कोई भी रेवेन्यू नहीं होते, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से हो, चाहे वो परचेज एग्रीमेंट्स हो, किसी से भी हो, दैट इज नॉट दी रेवेन्यू। इसके अलावा AS15 आपका क्या है यहाँ पे, ये कहता है कि जितने भी ऑल दी फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, ऑल दी फॉर्म ऑफ बेनिफिट यू हैव टू डिस्क्लोज इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो बेनिफिट आपके कुछ भी हो सकते हैं, कैश वाले भी और काइंड वाले भी, मतलब आपकी सैलरी वगैरह, इसके अलावा जो आपके LTC वगैरह है या फर्नीचर है, कार है, दैट ऑल आर दी काइंड बेनिफिट। इवन आपके जितने भी लॉन्ग टर्म टर्मिनल बेनिफिट हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट हैं, सबेटिकल लीव वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है इन योर अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये कहता है AS15, केवल इन्वेंट्री कंपनसेशन को छोड़ के, अदरवाइज सारे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका AS17। AS17 क्या कहता है कि आपका प्राइमरी सेगमेंट कौन सा होगा ये आपको डिसाइड करना है और उसको आपको रिपोर्ट करना है, राइट। प्राइमरी सेगमेंट दो में से एक हो सकते हैं, एक है यहाँ पे बिजनेस और दूसरा है आपका ज्योग्राफिकल। जैसे बैंक के केस में, इंश्योरेंस के केस में ज्यादातर बिजनेस सेगमेंट इज द प्राइमरी सेगमेंट एंड यू हैव टू डिस्क्लोज दैट सेगमेंट। इसके बाद आता है AS18। AS18 ये कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है रिलेटेड पार्टी के बीच में एंड रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में, रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब मेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, इनके बीच में, और रिलेटेड पार्टी क्या हो सकती है, मे बी बाय ब्लड, जैसे आपकी वाइफ ने, आपके बच्चों ने कहीं और इन्वेस्ट किया हो कहीं और वो, या फिर आपकी खुद की कंपनी के जो की मैनेजरल पर्सनल है, या आपने कहीं और एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, सब कुछ आता है इसमें। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिटवीन दी रिलेटेड पार्टी एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, वो सारा आपका AS18 में डिस्क्लोज, AS18 के हिसाब से आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। AS21 क्या कहता है यहाँ पे, AS21 ये कहता है यहाँ पे, राइट, कि जो आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है CFS, ठीक है,
वहां पर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आपने अपनी सब्सिडरी कंपनीज में किया है, यू हैव टू डिस्क्लोज इन योर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको वो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। जबकि AS23 ये कहता है कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है अपनी एसोसिएट कंपनी में, तो आप जब अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाउ मच जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है इन योर एसोसिएट कंपनी, जहां पर आपके माइनॉरिटी में स्टेक है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या आता है इसमें, इसके बाद इसमें आता है, मैं पहले AS25 पहले बताऊंगी, फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे। 25 कहता है कि जो भी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ठीक है 4 महीने की, चाहे इस तरीके से बीच वाली जो है आपकी, दैट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें भी आपको वैसे ही डिस्क्लोज करना है जैसे आप नॉर्मेलिटी में बाकी में करते हैं। फुल ईयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसे आप करते हैं इसमें भी करना है। ठीक है, तो ये आपका, और AS22 क्या कहता है, AS22 ये कहता है कि बैंक शुड अकाउंट फॉर टैक्सेस ऑन इनकम एंड डिस्क्लोज द अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भले ही वो DTA हो या फिर वो DTL हो, यू हैव टू डिस्क्लोज दैट अमाउंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका AS22 कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे LODR से। पहली चीज, LODR का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। देखो ये एक्चुअली कब आए पिक्चर में, LODR रेगुलेशन। पहले क्या था, पहले कंपनी सेबी के साथ में नेगोशिएट करती थी, ठीक है, कि अगर उन्हें लिस्टेड होना है तो जो भी टर्म पे वो रेडी है उस टर्म पे वो, तो नॉर्मली देयर इज अ ऑप्शन ऑफ नेगोशिएशन। बट जब आपका ये आया LODR रेगुलेशन, उसके बाद क्या हुआ, जो कंपनीज है अगर उन्हें लिस्टेड होना भी है तो वो अलाउड नहीं है उन्हें, ठीक है ना, नेगोशिएशन। जो भी LODR रेगुलेशन है दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू अबाइड बाय ऑल द रेगुलेशन विच इज मेंशन इन दी LODR 2015। ठीक है, बट आपकी बुक में बहुत सारे रेगुलेशन नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पर आपको 29, 30, 46 एंड 47 मेनली तो ये चारों ही पढ़ने हैं, और थोड़े बहुत हैं जिनके बारे में केवल हल्का फुल्का दिया हुआ है, बहुत डिटेलिंग में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी। ठीक है, रेगुलेशन 30 किस बारे में, इट ओनली रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट कंसीडर्ड मटेरियल बाय द लिस्टेड एंटिटी, all the event specified in schedule 3rd of the listing regulation must be disclosed without applying any test of materiality. Regulation 30 primarily focus on uniformity in the disclosure made by the listed entity but does not emphasize timely disclosure. Part A of the schedule 3rd contain event that should be disclosed only if considered material by the list entity. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, रेगुलेशन 30 ओनली रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ, ओनली लिखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। All the event specified in schedule 3rd of the listing regulation must be disclosed without applying any test of materiality. 30 primarily focus on uniformity in the disclosure made by the listed entity but does not emphasize the timely disclosure. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये रेगुलेशन है चारों, रेगुलेशन 29 ये आपको बताता है कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई मीटिंग होगी रिलेटेड टू दी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कम से कम 2 दिन पहले सेबी को एडवांस में बताना है। ठीक है, और अगर मीटिंग जो है वो अगर आपकी होगी फाइनेंशियल रिजल्ट को लेके, ठीक है, तो वो भी आपको सेबी को बताना है, बट वो आपको 5 दिन पहले बताना है। तो अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अगर कोई मीटिंग करने वाले हैं, राइट, रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल रिजल्ट, दे हैव टू इंटीमेट टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, सेबी, राइट। और अगर मीटिंग करने वाले हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटी या बाकी चीजों को लेके, तब भी इंटीमेट करना है, बट 2 days प्रायर। अब रेगुलेशन 30 क्या कहता है, रेगुलेशन 30 यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपको कोई भी
आप दो पार्ट है इसमें एक्चुअली, पैरा ए पैरा बी। पैरा ए कहता है इसमें वो इंफॉर्मेशन आती है कि इवन विदाउट अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ द मटेरियलिटी यू हैव टू डिस्क्लोज, ठीक है ना, आपको करना ही करना है। और बी कहता है कि ये वो इंफॉर्मेशन है अगर काम की है, अगर ये मटेरियलिटीज इंफॉर्मेशन है तो केवल आप डिस्क्लोज करिए, अदरवाइज मत करिए। तो ये रेगुलेशन 30 है, दो पार्ट में है, पैरा ए पैरा बी। रेगुलेशन 46 में भी कुछ इंफॉर्मेशन दी है, राइट। इसमें आपकी वो इंफॉर्मेशन आती है जो आपको वेबसाइट पे अगर कोई भी चेंज होता है, जैसे आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस, जैसे आपकी कंपनी का ग्रीवांस रिड्रेसल का नाम, कुछ भी इस तरीके के चेंजेस, वो आपको अपनी कंपनी के वेबसाइट पे चेंज होने के विद इन 2 डेज में अपडेट करना है ऑन योर वेबसाइट, कंपनीज वेबसाइट, ठीक है। ये आपका रेगुलेशन कौन सा है, ये आपका रेगुलेशन 46 है, ठीक है। फिर आता है इसमें रेगुलेशन 47। ये इसमें वो इंफॉर्मेशन आती है जो आपको न्यूज़पेपर में देना ही देना है, ठीक है ना। एक आपका लोकल न्यूज़पेपर और एक आपका इसमें होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर। जैसे अगर मैं बिलोंग करती हूँ तमिलनाडु को, तो एक तमिल न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। जैसे फाइनेंशियल रिजल्ट, वो आपको न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज करने ही करने हैं, ठीक है। ऐसे दो तीन पैराग्राफ हैं, दो तीन चीजें हैं जो आपको डिस्क्लोज करनी है, राइट। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट आपको ये चार्ट पूरा पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि 29 किस लिए, 30 किस लिए, 46 किस लिए और 47 किस लिए, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच व्हाट इज द वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए है यहाँ पे इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, बी है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस फॉर इफेक्टिव कंप्लायंस, सी है यहाँ पे मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपेन फॉर द बैंक, और डी है यहाँ पे हैंडलिंग कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, कंप्लायंस का मतलब होता है रूल रेगुलेशन, हर चीज को प्रॉपरली फॉलो करना, राइट, टू लीड टू दी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते तो आरबीआई उन पे पेनल्टी लगा देती है, राइट। आरबीआई जो है वो पेनल्टी लगा सकती है कंपनीज के ऊपर, बैंक के ऊपर, अगर वो कंप्लायंस को फॉलो नहीं करते 56(1) के अंतर्गत अंडर द बीआर एक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है व्हाट इज द वन ऑफ द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट, राइट। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, इससे कंप्लायंस का कोई लेना देना नहीं है। हैंडलिंग कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, कोई लेना देना नहीं है। मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपेन फॉर द बैंक, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस फॉर इफेक्टिव कंप्लायंस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको अगर कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम है हर एक ऑफिस के साथ में, हर एक ब्रांच के साथ में, हर एक ओवरसीज ब्रांच के साथ में कोऑर्डिनेट करना, कंप्लायंस के लिए कोऑर्डिनेट करना कि क्या ओवरसीज ब्रांचेस जो हैं वो ठीक से कंप्लाइज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जो आपकी ब्रांचेस हैं लोकल ब्रांचेस क्या वो ठीक से कंप्लाइंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या फिर जो आपकी बाकी राइट फंक्शनल ऑफिस है, फंक्शनल डिपार्टमेंट है आपके हेड ऑफिस में, क्या वो कंप्लाइंस करें। तो बेसिकली यहाँ पर आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड ब्रांचेस में प्रॉपरली, इवन ओवरसीज में प्रॉपरली कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप इसमें चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। ये काम होता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट एचओ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई बैंक वर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट अ कंप्लायंस फंक्शन पॉलिसी विद इन व्हाट टाइम फ्रेम फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्कुलर, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बट मे बी आ सकता है कि कब आपको जो सर्कुलर आया था 2007 में, उसमें क्या टाइमलाइन दी गई थी। नॉर्मली था 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, 6 महीने था वैसे, कि आपको विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको जो कंप्लायंस है वो आपको कर लेना है, मतलब बना लेना है कंप्लायंस पॉलिसी। तो देखिए हर एक बैंक की अपनी कंप्लायंस पॉलिसी जरूर होती है और लगभग सबकी कंप्लायंस पॉलिसी जो है वो एक जैसी है। उसमें दिया रहेगा कि सीसीओ का काम क्या है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, हर बैंक की कंप्लायंस पॉलिसी लगभग एक जैसी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके
6 month is the right answer. अगला देखिए, what is the meaning of duality as mentioned in the RBI circular on compliance function and role of CCO for NBFC UL and ML issued in the April 2022. CCO should not be given any responsibility which bring element of conflict of interest. CCO should not be given extension beyond 2 terms if age is beyond 70. सीसीओ शुड नॉट बी अलाउड, मतलब डुअल एटिंग का मतलब पूछा है कि एक्चुअली में क्या होता है। यहाँ पे ऑफकोर्स ऑप्शन ए सही है। डुअल एटिंग का मतलब होता है सीसीओ जो है वो यहाँ पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते, राइट। अलाउड ही नहीं है कि वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करे, राइट। डुअल एटिंग का मतलब होता है ही कुड नॉट बी गिवन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनका काम होता है सही गलत बताना, तो जिस टीम के वो खुद पार्ट होंगे तो वो कैसे सही गलत बताएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका दैट इज द मीनिंग ऑफ डुअलिटी।